दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है एक भूतिया हॉस्टल के बारे में। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना कॉलेज, वहाँ का हॉस्टल नंबर 13, जो सालों से वीरान पड़ा था। कई साल पहले वहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि प्रशासन ने इसे बंद कर दिया, लेकिन इस साल नए छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण इसे दोबारा खोल दिया गया। कहानी शुरू होती है नेहा शर्मा से, जो नैनीताल की रहने वाली थी। वह एक होनहार छात्रा थी और अपनी पढ़ाई के लिए उत्तराखंड के इस कॉलेज में दाखिला लेने आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दौर यहीं से शुरू होने वाला है। ठंडी हवा के झोंकों के बीच बस पहाड़ी रास्तों पर रेंग रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए नेहा को हल्की धुंध दिखाई दी। घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ कॉलेज किसी भूतिया महल जैसा लग रहा था। अरे यार, सुना है यह हॉस्टल पहले बंद था, पीछे बैठी एक लड़की फुसफुसाई। हाँ, पता नहीं क्यों, पर कुछ तो गड़बड़ थी, दूसरी लड़की ने कहा। नेहा ने इन बातों को नज़रअंदाज किया। उसे लगा शायद ये अफवाहें हैं जो नए हॉस्टल को लेकर फैलती है। लेकिन जैसे ही बस कॉलेज गेट के पास पहुंची, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कॉलेज बड़ा था, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब था हॉस्टल नंबर 13। बाकी हॉस्टल नए लग रहे थे, लेकिन यह दीवारों पर दरारें, घासटे ढकी सीढ़ियाँ और अजीब सा सन्नाटा। नेहा ने हॉस्टल में कदम रखा। कमरा नंबर 306, तीसरी मंजिल पर वह अकेली थी, क्योंकि अभी बाकी छात्र नहीं आए थे। कमरा थोड़ा पुराना था, लेकिन रहने लायक। उसने बैग रखा और बिस्तर पर बैठ गई। तभी टप 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 उसने छत की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, लेकिन ये तीसरी मंजिल थी और ऊपर कुछ नहीं था। उसने खिड़की से झांका। बाहर घना जंगल था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वह एहसास जैसे कोई पास खड़ा हो। अचानक दरवाजे पर टक टक की आवाज़ आई। नेहा ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। गलियारा सुनसान था, बस दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। तभी उसे फर्श पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, गहरे लाल रंग की बूंदें, खून जैसी। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर झुककर लाल बूंदों को छुआ, चिपचिपी और ठंडी। क्या ये सच में खून था? उसने जल्दी से अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और गलियारे में इधर उधर देखा। वहाँ कोई नहीं था। गलियारा वीरान था, जैसे वहाँ कोई आता जाता ही ना हो। तभी अचानक घुर कमरे के अंदर से हल्की सी गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कमरे की ओर देखा। खिड़की का पर्दा हल्का सा हिल रहा था, मानो कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कमरे में चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस खून जैसी बूंदों का रहस्य उसे बेचैन कर रहा था। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की और घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। नेहा को हल्की हल्की नींद आ रही थी, लेकिन बेचैनी महसूस हो रही थी। पूरे हॉस्टल में अजीब सा सन्नाटा था। खर खर, बिल्कुल हल्की मगर साफ सुनाई देने वाली आवाज़ें, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर नाखून घसीट रहा हो। नेहा का गला सूखने लगा। उसने अपने बिस्तर से सिर उठाया और चारों ओर देखा। अचानक टक 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 उसने अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद हिलने लगा। नेहा की सांस अटक गई। उसने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अलमारी की ओर रोशनी डाली। दरवाज़ा बहुत हल्के से हिल रहा था, लेकिन अंदर से कोई आहट नहीं आ रही थी। कोई मजाक कर रहा है, उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन अंदर ही अंदर डर से उसका हाल बेहाल था। फिर वही अजीब आवाज़, लेकिन इस बार उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। नेहा पूरी तरह जम चुकी थी।
पसीने से तरबतर। उसने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे बिस्तर के किनारे से नीचे झांका और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। बिस्तर के नीचे कोई पड़ा हुआ था, उल्टी करवट, काले और बिखरे हुए बालों के साथ। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा गायब था। नेहा के गले से एक चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसका गला जैसे सूख चुका था। बिस्तर के नीचे वह चीज कोई इंसान था या कुछ और। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली परछाई जैसी आकृति जिसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। नेहा ने पूरा शरीर सुन्न हो चुका था, उसके हाथ पैर बिस्तर पर जमे हुए थे। उसने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन तभी वह आकृति हिलने लगी, धीरे धीरे, बहुत धीरे, खर खर। अब सिर्फ आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि वह चीज धीरे धीरे नेहा के बिस्तर के नीचे से बाहर रेंगने लगी। नेहा की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा उसका दिल अभी बाहर निकल जाएगा। टप, वह चीज बिस्तर के नीचे से आधी बाहर आ चुकी थी, नेहा के पैरों के पास। अचानक दरवाजे पर जोरदार ठक ठक हुई। नेहा, दरवाज़ा खोलो। नेहा का दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन किसी तरह उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और तेजी से बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। पूरे हॉस्टल का गलियारा सुनसान पड़ा था, बस वही पुरानी घड़ी की टिक टिक टिक। नेहा ने तेजी से कमरे की ओर देखा। अब बिस्तर के नीचे कुछ नहीं था। नेहा ने सोचा शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन अब यहाँ एक पल भी रहना नामुमकिन लग रहा था। वह तुरंत कमरे से बाहर निकल आई। लंबा सुनसान गलियारा, हर तरफ सन्नाटा, लेकिन कुछ अजीब था। गलियारे की छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। नेहा ने ऊपर देखा, सीलन से भरी छत, लेकिन वहाँ कुछ और भी था। एक परछाई, छत से उल्टा लटका हुआ कोई साया, काले बिखरे बाल लटकते हुए और दो सफ़ेद आंखें जो सीधा नेहा को घूर रही थी। नेहा के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वह तेजी से दौड़ पड़ी। ठप ठप ठप, पीछे किसी के तेजी से भागने की आवाज़ आ रही थी। वह चीज नेहा के पीछे दौड़ रही थी। नेहा ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। गलियारे के आखिरी छोर पर एक दरवाज़ा दिखा, शायद सीढ़ियों की ओर जाने का रास्ता। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह किसी अंधेरे कुएं में गिर पड़ी। नेहा को लगा कि वह किसी अंधेरे कुएं में गिर रही है, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर आ गिरी। धड़ाम, उसके सिर से तेज दर्द हुआ, लेकिन जब उसने खुद को संभाला तो देखा कि वह एक अंधेरे कमरे में थी। यहाँ गुप्त अंधेरा था, बस हल्की सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। कमरा बहुत पुराना लग रहा था, सीलन भरी दीवारें, फर्श पर जाले और कोनों में जंग लगे फर्नीचर। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी सामने की दीवार पर पड़ी। वहाँ कुछ लिखा हुआ था, खून से। वो आएगा, वो मरेगा, बचकर नहीं जा सकेगा। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने दीवार को ध्यान से देखा। लिखावट बेतरतीब थी, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने नीचे जमीन पर कुछ अजीब देखा। फर्श पर लिखी किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे कोई यहाँ से बाहर निकलने के लिए घिसट रहा था। नेहा ने जल्दी से कमरे के चारों ओर देखा। तभी उसे कोने में एक पुरानी अलमारी दिखी। किसी अजीब बेचैनी के साथ उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर धूल और जाले थे, लेकिन नीचे एक पुराना अखबार पड़ा था। कॉलेज गर्ल सुसाइड केस, हॉस्टल नंबर 13 में संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की की मौत। नेहा का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने धड़कते दिल से अखबार की तारीख देखी, 20 साल पुराना। क्या ये वही हॉस्टल है? और वह लड़की कौन थी? अखबार में एक तस्वीर थी, एक लड़की, काले लंबे बाल,
बड़ी डरावनी आंखें। लेकिन जब नेहा ने चेहरा साफ से देखा, उसका खून जम गया। तस्वीर की आंखें काली थी और नेहा को ऐसा लगा कि वह उसे घूर रही हो। नेहा की उंगलियां कांपने लगी। उसने अखबार के उस पन्ने को ध्यान से देखा। प्रिया वर्मा, 20 वर्षीय छात्रा, हॉस्टल नंबर 13 के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन कई छात्रों का दावा था कि उन्होंने उसकी चीखें सुनी थी। कुछ का कहना था कि उसकी मौत के बाद भी वह उसके कमरे में किसी को चलते हुए महसूस करते हैं। नेहा के हाथ में अखबार गिर गया। यह हॉस्टल भूतिया है और यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ था। तभी सर नेहा को अपने पीठ से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, लंबी, स्थिर, ठंडी। तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए। नेहा के कानों में एक बेहद धीमी और दर्दनाक आवाज़ आई। वे झटके से पलटी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। नेहा ने किसी तरह खुद को संभाला और जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी और गलियारों में पहुंची, लेकिन पूरा हॉस्टल अब भी सुनसान था। सुबह होते ही नेहा ने हॉस्टल के पुराने गार्ड रघुनाथ काका से बात करने की ठानी। वे पिछले 30 सालों से यहाँ काम कर रहे थे। बेटा, तुम हॉस्टल नंबर 13 में रह रही हो? काका ने पूछा जब नेहा उनके पास गई। हाँ काका, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या इस हॉस्टल में पहले कुछ हुआ था? काका का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, जो मर चुके हैं उन्हें परेशान मत करो। काका, मुझे सच बताइए, प्रिया वर्मा कौन थी? काका ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, प्रिया ने आत्महत्या नहीं की थी, उससे मारा गया था। नेहा की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? तो पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि जो उसे मारने वाला था वो इंसान नहीं था। रघुनाथ काका की बात सुनकर नेहा का सिर चकराने लगा। मारने वाला इंसान नहीं था? ये शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। काका, मुझे पूरी सच्चाई बताइए। काका ने चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोले, बेटा, यह हॉस्टल पहले एक आश्रम हुआ करता था। बहुत साल पहले यहाँ एक बाबा रहते थे जिनका नाम था अघोरी बाबा। अघोरी बाबा? नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, कहा जाता है कि वो तंत्र मंत्र करते थे। वो आत्माओं को बुलाते थे और कई बार इंसानों की बलि भी देते थे। नेहा की आंखें चौड़ी हो गई। तो क्या प्रिया की मौत का इनसे कोई संबंध था? काका ने गहरी सांस ली। कोई नहीं जानता बेटा, लेकिन जिस कमरे में उसकी मौत हुई उसी कमरे में बाबा की तंत्र साधना होती थी। रात के 2 बजे नेहा की नींद फिर से खुल गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन तभी टक 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 उसकी अलमारी का दरवाज़ा फिर से हिल रहा था। नेहा ने धीरे से करवट ली और देखा, अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई और अलमारी के अंदर झांका। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अलमारी के पीछे हिस्से में कुछ खुचरा हुआ था। मुझे बचाओ, खून से लिखा हुआ। नेहा तेजी से पीछे हटी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई लंबी काली परछाई। उसका शरीर ठंडा हो गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। परछाई की सफ़ेद, बिना पलक झपकते हुए डरावनी आंखें उसे घूर रही थी, और फिर वो अचानक नेहा के ऊपर झपट पड़ी। नेहा का गला सूख गया। परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसके लंबे, टेढ़े मेढ़े हाथ नेहा की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। बचाओ! नेहा के मुंह से चीख निकलते ही बत्ती गुल हो गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। नेहा तेजी से अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। खर खर कमरे में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई दीवारों पर नाखून रगड़ रहा हो।
नेहा कांपते हुए दीवार की ओर देखने लगी। हल्की रोशनी में उसे दिखा दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, अब अगली बारी तुम्हारी है। सुबह होते ही नेहा ने अपना सामान पैक करने का फैसला किया। अब वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकली, पूरे हॉस्टल में एक जोरदार चीख गूंजी। नेहा ने जल्दी से आवाज़ की दिशा में भागना शुरू किया। कई लड़कियां पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। श्रुति का कमरा, दरवाज़ा खुला था। अंदर का नज़ारा देख सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। श्रुति छत से लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर मौत से पहले का खौफ जमी हुई थी। सब लड़कियां रोने लगी, लेकिन नेहा को कुछ अजीब लगा। श्रुति के कमरे की दीवार पर एक और डरावना संदेश लिखा था। ये आत्महत्या नहीं थी। नेहा की सांसें रुक गई। क्या अगला शिकार वो थी? श्रुति की लाश छत से लटकी थी, लेकिन नेहा की नज़रें उस खौफनाक संदेश पर अटकी रही। ये आत्महत्या नहीं थी। हॉस्टल की बाकी लड़कियां रो रही थी। कुछ डर के मारे कमरे से भाग चुकी थी, लेकिन नेहा का दिमाग तेजी से घूम रहा था। यह सच में आत्महत्या नहीं लग रही। श्रुति बहुत खुशमिजाज लड़की थी, वो ऐसा क्यों करेगी? तभी नेहा ने देखा कि श्रुति के नाखूनों में कुछ फंसा हुआ था, कोई काले रंग का कपड़ा। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत गार्ड रघुनाथ काका को ढूंढा, लेकिन वह हॉस्टल में कहीं नहीं थे। उस रात नेहा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि आखिर श्रुति को किसने मारा। क्या यह प्रिया की आत्मा का काम था? तभी दरवाजा पर धीरे धीरे दस्तक हुई। टक टक टक। नेहा की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे में जलती बुझती लाइट्स के नीचे कोई खड़ा था। एक लड़की, सिर झुका हुआ, लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए। और फिर उसने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया। नेहा की धड़कन रुक गई। वो प्रिया थी। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। उसके होंठ हिले। तुम भी मरोगी। नेहा के मुंह से एक चीख निकली और उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। लेकिन अगले ही पल किसी ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दरवाज़ा इतनी जोर से पीटा जा रहा था कि नेहा को लगा अभी टूट जाएगा। उसका पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। वो कांपते हाथों से मोबाइल उठाने लगी, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अचानक दरवाजे के नीचे से कुछ बहने लगा, गाढ़ा काला खून। नेहा घबराकर पीछे हटी। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, पर गलियारे की लाइट्स झपक रही थी और दूर सीढ़ियों के पास वो खड़ी थी, प्रिया की आत्मा। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। उसके होंठ हिले। नेहा, अब तुम्हारी बारी है। नेहा ने दरवाज़ा बंद करने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन तभी प्रिया एक झटके में कमरे के अंदर आ गई। छोड़ दो मुझे, नेहा चीखी, लेकिन प्रिया ने अपना खौफनाक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी ओम काली, ओम भैरव रक्षा करो। दरवाजे पर खड़े रघुनाथ काका मंत्र पढ़ रहे थे। उनके हाथ में लाल धागे से बंधी कुछ राख थी। प्रिया की आत्मा एक भयानक चीख के साथ पीछे हटी। कमरे की सारी लाइट्स फटने लगी। खिड़कियां जोर से खुलने बंद होने लगी, लेकिन फिर प्रिया की आत्मा हवा में धुएं की तरह घुलकर गायब हो गई। रघुनाथ काका जल्दी से अंदर आए और नेहा को संभाला। बेटा, तुम ठीक हो? नेहा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। काका, ये सब क्यों हो रहा है? काका ने गहरी सांस ली और कहा, हमें बात करनी होगी, लेकिन जल्दी करो, ये आत्मा दोबारा लौटेगी। रघुनाथ काका नेहा को हॉस्टल के पुराने स्टोर रूम में ले गए, जो अब इस्तेमाल नहीं होता था। वहाँ गुप्त अंधेरा था और पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी।
काका मुझे सब सच बताइए, नेहा ने कांपती आवाज़ में कहा। काका ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज़ में बोले, बेटा, इस हॉस्टल में जो भी हो रहा है वो सिर्फ प्रिया की आत्मा का नहीं बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है। मतलब? काका ने एक पुराना पीला पड़ चुका कागज़ नेहा के हाथ में दिया। वो हॉस्टल की पुरानी रजिस्टर बुक थी। नेहा ने ध्यान से देखा। पिछले 5 सालों में हॉस्टल के उसी कमरे में 5 लड़कियों की मौत हो चुकी थी। हर बार मौत को आत्महत्या बता दिया गया था, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब नेहा ने एक नाम देखा, रश्मि वर्मा, 2001। मौत का कारण अज्ञात। रश्मि वर्मा? नेहा ने चौंक कर पूछा, ये कौन थी? रघुनाथ काका का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। बेटा, रश्मि ही प्रिया की माँ थी। प्रिया की आत्मा क्या चाहती थी? अब सब कुछ साफ हो रहा था। रश्मि वर्मा की मौत भी इसी हॉस्टल में हुई थी और शायद प्रिया इस मौत का बदला लेने आई थी। लेकिन सवाल ये था, रश्मि को मारा किसने? तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तेज ठंडी हवा चलने लगी और कमरे की पुरानी लकड़ियाँ चरमराने लगी। काका, ये क्या हो रहा है? नेहा डर के मारे चिल्लाई। बेटा, जल्दी निकलो यहाँ से। काका ने उसे धक्का देकर बाहर भेजा। लेकिन तभी काका की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई। उनके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकली, हा 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 हा, तुम भाग नहीं सकती नेहा। नेहा के होश उड़ गए। रघुनाथ काका पर किसी भूतिया शक्ति ने कब्जा कर लिया था। रघुनाथ काका की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। उनका चेहरा खौफनाक दिखाई देने लगा। उनकी आवाज़ अब उनकी नहीं थी। तुम बच नहीं सकती नेहा। नेहा ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी काका ने उसकी कलाई पकड़ ली। ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श। छोड़ो मुझे, नेहा चीख पड़ी। लेकिन काका की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उनके मुंह से भयानक गुर्राहट की आवाज़ें निकल रही थी। फिर अचानक स्टोर रूम की खिड़की के शीशे चटकने लगे। कमरे में जबरदस्त झटके महसूस होने लगे। हा हा हा, नेहा, अब तुम्हारी बारी है। नेहा की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी दरवाज़ा जोर से खुला और काले कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमय औरत अंदर आई। उसके हाथ में एक तांत्रिक माला और सिंदूरी कपड़े में लिपटी हुई राख थी। पीछे हटो दुष्ट आत्मा, उसने तेज आवाज़ में कहा। जैसे ही उसने हाथ में पकड़ा काला धागा काका की ओर फेंका, काका जोर से चीख उठे। उनका शरीर जोरों से झटके खाने लगा और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। नेहा हाँफ रही थी। उसने जल्दी से उस औरत की ओर देखा। आप कौन हैं? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम माया है और तुम बहुत बड़े खतरे में हो नेहा। माया ने जो कहा उसने नेहा के होश उड़ा दिए। यह हॉस्टल सिर्फ प्रिया की आत्मा से नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक शक्ति से घिरा हुआ है। कैसी शक्ति? नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। यहाँ सिर्फ आत्मा ही नहीं भटकती बल्कि किसी ने इस हॉस्टल को स्थापित कर दिया है। एक ऐसा सांप जिसे हर 5 सालों में एक मासूम लड़की की मौत चाहिए। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या अगला शिकार मैं हूँ? माया ने कुछ देर नेहा की आंखों में देखा, फिर धीमे से कहा, हाँ, और अगर तुमने सच्चाई नहीं खोजी तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नेहा की दिल की धड़कन तेज हो गई। सांप, 5 साल में एक मौत। माया की बातों ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी थी। क्या प्रिया भी इसी सांप का शिकार हुई थी? नेहा ने डरते हुए पूछा। माया ने गहरी सांस ली, फिर धीमे से कहा, हाँ, और अगर तुम नहीं संभली तो अगली तुम हो। तो मुझे क्या करना होगा? माया ने उसे घूरा और कहा, तुम्हें उस कमरे में जाना होगा जहाँ प्रिया की मौत हुई थी। वहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो इस हॉस्टल के रहस्य को उजागर कर सकता है। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो कमरा तो बंद कर दिया गया था। माया ने हल्की मुस्कान से कहा,
मुस्कान के साथ कहा, हर बंद दरवाज़ा हमेशा बंद नहीं रहता नेहा। रात के ठीक 2:30 नेहा धीमे कदमों से हॉस्टल के तीसरे माले पर पहुंची। तीसरा माला सुनसान था, हर तरफ सन्नाटा, बस हल्की हल्की ठंड हवा महसूस हो रही थी। घर नेहा ने सुना, जैसे कोई फर्श पर नाखून घसीट रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर प्रिया के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही नेहा ने दरवाजे को छुआ, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन जैसे ही नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, गुड़िया उसके पैरों के पास एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया पड़ी थी। छोड़ दो मुझे। नेहा की सांसें रुक गई। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे बचा लो, मुझे मार दिया गया। और तभी पीछे से ठंडी सांस नेहा की गर्दन पर महसूस हुई। नेहा ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नेहा की टॉर्च बंद हो चुकी थी। पूरा कमरा गुप्त अंधेरे में डूबा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी सांस, सड़ी हुई बदबू और नाखूनों की चुभन। नेहा, भयानक फुसफुसाहट से उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। प्रिया की आत्मा सामने थी। लंबे उलझे बाल, खून से सदा सफ़ेद नाइट सूट और उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था। तुम बच नहीं सकती। नेहा के मुंह से चीख तक नहीं निकली। वो कांपते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। खिड़कियों से किसी के नाखूनों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। नेहा, सच जानने आई हो। प्रिया की आत्मा हवा में ऊपर उठने लगी और फिर अचानक कमरे की दीवारों से और भी आत्माएं बाहर निकलने लगी। 4, 5, 10, 20 सबकी आंखें जल रही थी और उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। नेहा चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ घुटकर रह गई। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। तभी कमरे की फर्श पर कुछ चमकने लगा। वो एक पुरानी डायरी थी। नेहा ने कांपते हाथों से उठाया और पढ़ना शुरू किया। साल 2001। मेरा नाम रश्मि वर्मा है और मैं जानती हूँ कि मुझे मार दिया जाएगा। नेहा की आंखें फटी रह गई। रश्मि ने अपनी मौत के पहले से ही ये सब लिख दिया था। तभी प्रिया की आत्मा जोर से चिल्लाई, डायरी मत पढ़ो। अगले ही पल कमरा जोर से हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। दरवाज़ा धड़ाम से खुला और नेहा जोर से बाहर फेंक दी गई। जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसने देखा कि हॉस्टल के गलियारे में माया खड़ी थी। क्या हुआ अंदर? माया ने पूछा। नेहा ने कांपते हुए डायरी माया की ओर बढ़ाई। यह डायरी, इसमें सच छिपा है। माया ने एक नज़र डायरी पर डाली और कहा, अब हमें सावधान रहना होगा नेहा, क्योंकि जिसने रश्मि को मारा था वो अभी भी जिंदा हो सकता है। नेहा और माया हॉस्टल के स्टोर रूम में छिपकर बैठ गई। कमरे में बस एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ बार बार कांप रही थी। नेहा के हाथ में रश्मि वर्मा की डायरी थी। अब इसमें क्या लिखा है? नेहा ने धीरे धीरे डायरी के पीले पड़ चुके पन्ने पलटने शुरू किए। पहला पन्ना, मेरा नाम रश्मि वर्मा है। मैं इस हॉस्टल में पढ़ने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो कोई समझ नहीं पा रहा। दूसरा पन्ना, हर रात मुझे किसी लड़की की चीखें सुनाई देती है। मैं कई बार उठकर देखती हूँ, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आता। हॉस्टल के तीसरे माले पर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पहले भी लड़कियों की मौत हो चुकी है। तीसरा पन्ना, कल रात मैंने किसी को देखा, एक काला साया जो मेरी खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी जानवर की हो।
मैंने हॉस्टल की वार्डन को बताया, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर चुप करा दिया। नेहा ने माया की ओर देखा। काला साया, क्या यह आत्मा सच में किसी से जुड़ी है? माया ने गहरी सांस ली। बढ़ो आगे, सच्चाई इसी में छिपी हो सकती है। चौथा पन्ना। मुझे सच का पता चल गया है। ये सिर्फ आत्माओं का मामला नहीं है, यह हॉस्टल शापित है, और इस शाप का कारण सिर्फ भूत नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान भी है। नेहा और माया दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। पांचवा पन्ना। अगर मैं ये डायरी पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे भी मार दिया जाएगा। मैं जानती हूँ कि हॉस्टल की हर मौत एक हादसा नहीं थी, यह सब। लेकिन अगले पन्ने फटे हुए थे। नहीं, नेहा ने झटके से डायरी पलटी, लेकिन आगे कुछ भी नहीं लिखा था। किसने फाड़े ये पन्ने? नेहा ने कहा। माया ने गहरी सोच में डूबी आंखों से डायरी को देखा। नेहा, इस हॉस्टल में सिर्फ आत्मा ही नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान भी छुपा है जो इन मौतों के पीछे है। तो फिर प्रिया को भी उसी ने मारा, और शायद अगला नंबर तुम्हारा हो नेहा। धड़ाम। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई। नेहा और माया ने दरवाजे की ओर देखा। कोई बाहर खड़ा था और धीरे धीरे दरवाजे पर खरोंच डाल रहा था। नेहा। दरवाजे पर पहली खरोंचों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। नेहा। वो आवाज़ अंदर गूंज रही थी, जैसे कि अंधेरे में छिपा इंतजार कर रहा हो। नेहा और माया सांस होके खड़ी थी। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस फर्श पर खून के ताजे निशान थे जो हॉस्टल के पुराने बंद पड़े बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। हमें नीचे जाना होगा, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम पागल हो? नेहा कांपती आवाज़ में बोली। अगर सच जानना है तो हमें जाना ही होगा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ अंधेरा और घना होता जा रहा था। नीचे एक पुराना लोहे का दरवाज़ा था जिस पर जंग लगा था। माया ने उसे धक्का दिया। दरवाज़ा खुला और दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर जो दिखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेसमेंट में एक पुराना ऑपरेटिंग टेबल पड़ा था। चारों तरफ जंग लगे औजार थे, नस काटने के चाकू, भारी हथौड़े और हड्डियां काटने वाले औजार, और दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। रश्मि, प्रिया और कई और लड़कियां। सबके चेहरे के ऊपर लाल क्रॉस बना था। ये क्या है? नेहा की आवाज़ कांप रही थी। यह एक खेल था नेहा। पीछे से एक भारी आवाज़ आई। नेहा और माया ने पीछे मुड़कर देखा। हॉस्टल की वार्डन मिसेज मल्होत्रा वहाँ खड़ी थी। जो तुमने सच ढूंढ ही लिया। मॉडर्न की आवाज़ अब बदल चुकी थी। उनकी आंखें अब क्रूरता से चमक रही थी। तुम लड़कियां सोचती हो कि यह हॉस्टल सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाया गया था? नहीं, यह एक बलिदान गृह था। हर 5 साल में हमें एक लड़की की कुर्बानी देनी होती, वरना हमारी शक्तियाँ कम हो जाती। तुम पागल हो? नेहा चीख पड़ी। पागल नहीं नेहा, ये शक्ति है। ये बलिदान ही हमें जिंदा रखते हैं। मिसेज मल्होत्रा ने अपनी जेब से एक लंबा नुकीला चाकू निकाला। अब तुम्हारी बारी है नेहा। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करती, बेसमेंट की दीवारों से आत्माएं बाहर निकल आई। रश्मि, प्रिया और उन सभी लड़कियों की आत्माएं जिन्हें इन हॉस्टल में मारा गया था। तू नहीं बच पाएगी मल्होत्रा, तूने हमारी जान ली है। अब हम तुझे नष्ट कर देंगे। अचानक बेसमेंट जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से खून रिसने लगा और मिसेस मल्होत्रा ज़मीन पर गिर पड़ी। उनका शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों से खून बहने लगा। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। अब तेरा अंत तय है। मिसेस मल्होत्रा जोर से चीखी और फिर अचानक वो ज़मीन में समा गई। बेसमेंट में भयानक अंधेरा छा गया। आत्माएं धीरे धीरे शांत हो गई। सब खत्म हो गया था। नेहा और माया ने एक दूसरे को देखा। हम बच गए। लेकिन तभी नेहा ने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ रहा है। उसने धीरे से पीछे देखा
और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। नेहा की सांसें तेज हो गई। उसने अपने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और कुछ वहां अभी भी था। माया, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वो कांपते हुए पीछे मुड़ी और देखा, माया अब वहां नहीं थी। माया, तुम कहाँ हो? कोई हलचल नहीं, सिर्फ सन्नाटा। नेहा ने बेसमेंट में आगे बढ़ना शुरू किया। अब वहाँ कोई आत्माएं नहीं थी, कोई चीखें नहीं थी, बस एक खामोशी जो मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। और फिर वो दिखा। बेसमेंट की सबसे गहरी दीवार पर एक बड़ा शीशा लगा था। नेहा ने उसमें देखा और उसकी रूह कांप गई। शीशे में वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे माया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। माया, नेहा ने डरते हुए कहा, लेकिन माया की आवाज़ अब बदल चुकी थी। मैं माया नहीं हूँ, नेहा। अब इस हॉस्टल को एक नई आत्मा की ज़रूरत है। और इससे पहले कि नेहा को समझ पाती, धड़ाम, बेसमेंट का पूरा दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सुबह जब हॉस्टल के लोग नीचे आए तो बेसमेंट का दरवाज़ा फिर से सील हो चुका था। नेहा और माया दोनों गायब थी। कोई नहीं जान पाया कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद हॉस्टल की एक नई लड़की, रिया, अपने कमरे में अकेली बैठी थी। चल, उसने सुना, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेहा ने पहली रात सुना था। फिर उसके आईने में कुछ लिखा हुआ दिखा, बच